सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे दर्शकों को, श्रोताओं को अखिल स्वामी का नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम। कल हमने बात की थी अपनी कक्षा में कि निवेश का पहला सिद्धांत क्या है। शेयर मार्केट में निवेश का सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि आप ये समझें कि शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट फॉर दैट मैटर, वो उतार चढ़ाव का एक उसका परंपरा रहती है। जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है फिर नीचे जाना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो फिर ऊपर जाना शुरू करता है। तो जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो खरीदें और मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो तो बेचें। ये सिद्धांत मैंने बताया था। आज मैं निवेश के दूसरे सिद्धांत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो कहा जाता है कि आप पैसा दूसरे की राय पे नहीं कमा सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि आप पैसा इसलिए कमा लेंगे कि दूसरा आपको ऐसी राय देगा कि आप पैसा कमा लें, क्योंकि अगर उसको ऐसा पता होता, अगर उसके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता, अगर वो मार्केट का फ्यूचर देख पाता होता, अगर वो मार्केट के अंदर ट्रेंड को देख पाता होता तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा अमीर होता। जैसे ये कहा जाता है कि आप दूसरे को राय देना आसान है लेकिन अपने ऊपर उसकी अमल करना और उसको करना बहुत आसान है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पैसा किसी की राय पे, किसी के रिकमेंडेशन पे, किसी के टिप पे नहीं कमा सकते। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा आपसे कि अखिल स्वामी पे आपका जितना भी आप इज्जत करते हो, जितना भी श्रद्धा भाव आपका हो, जितना भी मान सम्मान आप करता हूँ, मान सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन मेरी राय पर भी पैसा लगाएं न लगाएं। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये शेयर खरीदें या वो शेयर बेच दें, उस पर कतई ध्यान न दें। अपना अध्ययन खुद करें, सेल्फ स्टडी करें, खुद विश्लेषण करें, खुद पढ़ें, खुद तपस्या आपको करनी पड़ेगी, खुद मेहनत आपको करनी पड़ेगी, खुद अपना समझना आपको पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये क्लास शुरू की है कि मैं आपको इस योग्य बना सकूं, या मैं योग्य बनाने वाला कौन हूं, लेकिन मैं इतना प्रयास कर सकूं कि आप उन सब चीज़ों को समझ सकें और उन खतरों को भांप सकें और उन चीज़ों का पूर्वानुमान लगा सकें जो आपको लगता है कि भविष्य में घटित होने वाली हैं, और उसके जोखिम को ध्यान में रखते हुए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने निवेश को फैलाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकें। जैसे कहा जाता है कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा विवेकशील पूर्ण जो आपके निर्णय होते हैं, जो आपके डिसीजंस होते हैं, उसकी वजह से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप में क्षमता है कि आप किसी की भविष्य की संभावनाओं को भांप कर उसके अंदर निवेश करें। जैसे हिंदी में कहावत है, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। आप कभी भी जब बाजार जाते हैं किसी पौधे को खरीदने, तो उस पौधे को आप नहीं खरीदते जिसके पत्ते सूखे हुए हैं। आप हमेशा उस पौधे का खरीदने का प्रयास करते हैं जिसके पत्ते हरे भरे हों, जिसमें आपको लगे कि स्वस्थ होगा और भविष्य में जाकर ये एक मजबूत पेड़ बनेगा, एक वृक्ष बनेगा। आपकी भविष्य की संभावनाएं किसी में ढूंढते हैं। इसीलिए चंद्रगुप्त ने, इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त का चयन किया था। चंद्रगुप्त बच्चा था, चाणक्य में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मगध नरेश का सामना कर सके जिन्होंने उनका अपमान किया था, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त में वो संभावनाएं देखी थी। उन्होंने ये देखा था कि चंद्रगुप्त में इतनी क्षमता है कि वो चाणक्य के को ललकार सके, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को विकसित किया। इसी प्रकार से जब आप निवेश करते हैं तो आपको ये देखना है कि आप खुद अध्ययन करें, आप खुद उसके अंदर विश्लेषण करें और मनन चिंतन करें और ये देखें कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में संभावनाएं हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि ये चीज़ बहुत बिक रही है और बढ़ती जा रही है इसकी बिक्री, और इस चीज़ की बिक्री कम होती जा रही है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस की या एमबीए फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं, कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन आपने की है, और उस ऑब्जेक्शन के आधार पे अगर उस प्रकार की कंपनी जो उस प्रकार की चीज़ें बनाती है और आपको लगता है कि इसके भविष्य, क्योंकि जो शेयर मार्केट है या कोई भी चीज़ है वो भविष्य की संभावनाओं पे टिका होता है, वर्तमान और भूतकाल उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो भविष्य की संभावनाओं पे निर्भर करता है। इसलिए आप देखते हैं
कि जो ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं या बड़े-बड़े फंड हाउसेज़ हैं, ये भी उन कंपनियों में भी इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें आज भीषण लॉस हो रहा है। जैसे पेटीएम है, ज़ोमैटो है, आज बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। इसके बावजूद उसमें निवेश इसलिए कर रहे हैं कि वो आज जानते हैं कि लॉस होगा, काफ़ी साल लॉस होगा, शुरू के 5-7 साल लॉस होगा, लेकिन आज से 15 साल के बाद जब ये कंसेप्ट फलीभूत होगा, जब लोग इस प्रकार के प्रोडक्ट को समझने लगेंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा पैसा कमाने की संभावनाएं हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद वो उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी विश्वास आँख मूंद कर न करें, मुझ पर भी न करें, किसी पर न करें। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास या बहुत ज़्यादा एक प्रकार का भेड़ चाल जरूरी नहीं है। उसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि अपने धन की रक्षा करने के लिए, आपकी धन की सुरक्षा करने के लिए, अपने पैसे को न केवल बचाने के लिए बल्कि उसको बढ़ाने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए और अपने जो रिटर्न है उसको बढ़ाने के लिए आपको आवश्यक है कि खुद अध्ययन करें, सुने, पढ़ें, विश्लेषण करें, विवेचना करें और उसके बाद अपने निवेश के निर्णय लें। क्योंकि निवेश और धन की जो संचय करने की और उसको वेल्थ क्रिएशन करने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने लाइफ में अपनी जो पहली नौकरी शुरू की थी वो 1976 में शुरू की थी, श्रीराम केमिकल इंडस्ट्रीज से, डीसीएम ग्रुप, लाला भरत राम चरत राम। तो लाला भरत राम के ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ था पहला एमबीए और इंजीनियरिंग करने के बाद। जब मैं भोपाल में पोस्टेड था तो मैं एक दुकान में पान, क्योंकि उस समय बनारस से पढ़ के आए थे तो पान खाने की आदत थी, तो मैं जब वहाँ दुकान में जाता था तो मैं दिखता था, मैं तो खैर पान खाता था, लोग क्या करते थे कि पान के बजाय एक कागज़ के टुकड़े में उसमें सुपारी रख के, उसमें सौंफ रख के, उसमें लौंग रख के, इलायची रख के उसको खाते थे। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है, नहीं ऑब्जर्व मैं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। लेकिन इसी चीज़ को देखकर ये जो एक कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज हो रहा है, जो खाने वाले थे, पान खाने वाले थे, उनके बिहेवियर में चेंज हो रहा था, इसको देखते हुए जो गुटखे वाले थे, इन्होंने गुटखा बनाना शुरू किया और वही कंसेप्ट जो कागज़ के अंदर लोग सब चीज़ों को मिला के खाना शुरू कर दिया था, उसमें उन्होंने उसे पैक करके और जनता के अंदर छोटे छोटे पैक में उसको बेचना शुरू किया। और आज उनके पास इतनी संपत्ति है, तो अगर उनकी लिस्टिंग होती, उन कंपनियों की अगर लिस्टिंग होती, मैं इस समय कोई एथिकल नॉन एथिकल और उस टाइप की चीज़ें बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ही केवल आपके जीवन को चेंज कर सकती है। रामदास अग्रवाल कहते हैं कि जब वो रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर बच्चे अपना जवानी में घूमा करते थे तो देखते थे एक एक स्कूटर में 3-3 4-4 लोग बैठ के चल रहे हैं। और बचपन का तो मुझे याद है, आपको भी जो बुजुर्ग लोगों को याद होगा कि आज से 40-50 साल पहले स्कूटर जो वेस्पा था उसको लेने के लिए वेटिंग लिस्ट होती थी और लोग विदेशी अपने जो रिश्तेदार थे उनके माध्यम से चेतक स्कूटर के लिए वो करते थे, जिससे कि उन्हें स्कूटर जल्दी मिल जाए। अब आप सोचिए कंसेप्ट, जब छोटी कार का कंसेप्ट आया, जो मारुति का कंसेप्ट आया, तो मारुति के लिए कितनी भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने, जिनके परिवार बड़े थे, उस ज़माने में बड़े परिवार हुआ करते थे, स्कूटर मोटरसाइकिल से काम नहीं चलता था, उन्हें छोटी कार की आवश्यकता थी। और उस कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए, उस आवश्यकता को देखते हुए जो एक कंसेप्ट लेके आया गया छोटी कार का, वो इतना ज़्यादा सफल हुआ कि आज आप जानते हैं कि मारुति का जो केस है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है और कितना ज़्यादा सफल है। तो इसलिए टाइम निकालिए, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मेरी क्लास के अंदर अगर आप टिप्पणी में ऑब्जर्वेशन अपनी देंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि उन प्रश्नों का जवाब अगले, जो मैं आपसे डिस्कशन करूँ, अगली क्लास के अंदर उनको समेट कर आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि हमारा जो ज्ञान का मूलभूत आधार है वो मजबूत हो और आज से 4 महीने बाद, 3 महीने के बाद हम इस स्थिति पे हो सकें कि हम जब निवेश की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, बॉन्ड की बात करें, गोल्ड मूवमेंट की बात करें, करेंसी मूवमेंट की बात करें, तो आप और हम एक साथ यात्रा हाथ पकड़ के करें और एक दूसरे को समझते हुए और अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आज से अपनी अगली जनरेशन के लिए जो निवेश को बचाने का, धन का संचय करने का, वेल्थ क्रिएशन का जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकें और एक फाइनेंशियल लिटरेसी देश के अंदर पैदा हो,
लोग जागरूक हों। और उसके लिए दूसरा सिद्धांत ये है, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं भी, इसीलिए मैंने शुरू में पहली क्लास में आपसे कहा था कि मैं कोई टिप नहीं दूंगा, मैं कोई शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपके केवल कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको खुद इस योग्य बनाने का प्रयास करूंगा कि आप खुद निर्णय लें, अपने विवेक के आधार पर लें और गुमराह ना हों और धोखा ना खाएं। अब आप सोचिए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और एक कल्पना कीजिए कि ऐसा होता है। मेरे पे सब विश्वास करते हैं, मान लीजिए 100 बच्चे मुझ पे विश्वास करते हैं, और मैं 100 बच्चों को एक मैसेज भेजूं कि इस छोटी कंपनी के शेयर को खरीद दो, और वास्तविकता में उसकी वैल्यू जो है आज की तारीख में मान लीजिए उसकी वैल्यू 2 रुपये है, और मेरे पास 75% शेयर्स मैंने मार्केट से खरीद लिए हैं पहले, या 50% शेयर्स खरीद लिए हैं, जो पता है जो फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं जो मार्केट में खरीदने बेचने के लिए तैयार रहते हैं। मान लीजिए 50% शेयर्स हैं और मैंने खरीद लिए। अब मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को राय दूंगा, 100 लोगों को, कि शेयर को खरीद लो। हो सकता है उसमें 10 लोग माने, 40 लोग ना माने। जब 10 लोग मानेंगे और खरीदना शुरू करेंगे तो मैं अपने 2 रुपए के शेयर को उन्हें 4 रुपए में बेच दूंगा। अब जब डबल हो जाएगा पैसा तो बाकी लोग जो हैं सोचेंगे कि स्वामी सर बात तो ठीक कह रहे थे, तो इसलिए हमने गलती की, नहीं खरीदा, उनका पैसा डबल हो गया, हम भी लगा देते हैं। जब वो भी 10% पैसा लगाएंगे तो 6 रुपये हो जाएगा, फिर 10% लगाएंगे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगेंगे, और उसके बाद जो मैं अपना सारा माल 2 रुपये का था वो 10 रुपये में बेच के निकल जाऊंगा, मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, मेरा तो पर्पज़ सॉल्व हो गया। लेकिन जब सारे शेयर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि प्रॉफिट को बुक किया जाए, 2 रुपये की चीज़ जो 10 रुपये की हो गई थी इसको मार्केट में बेचकर मैं अपना पैसा कमाऊं, तो आपको परेशानी होगी, उसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि बेच मैं रहा था, आप खरीद रहे थे। जब आप बेचेंगे तो कोई खरीदार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मार्केट से पैसा कमा के चला गया, तो आप अपना पैसा आपका डूब जाएगा। यही शेयर मार्केट में हर्षद मेहता केतन पारिक ने किया था। मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएट की थी, अपना सारा माल बेच दिया था, और जब स्कैरिसिटी और इस मार्केट के बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों ने, जो कि केवल इस बात पे चलते थे कि शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्होंने शेयर जब उसके खरीद लिए तो उसके बाद कोई खरीदार नहीं मिला और मार्केट क्रैश कर गया। यही अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस में हुआ। सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ, 2007-8 को याद होगा, 2007-8 में अमेरिका की सब प्राइम क्राइसिस की वजह से पूरे विश्व में आर्थिक हाहाकार मचा था, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी, चरमरा गई थी। क्या हुआ था? हुआ ये था, देखिए, प्राइम क्राइसिस क्या होती है और सब प्राइम क्या होती है। प्राइम क्या होता है, सब प्राइम क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है अच्छा, और सब प्राइम का मतलब इस परिप्रेक्ष्य में खराब। अब मान लीजिए अमेरिका के अंदर जो ब्याज दर नॉर्मल है वो है 3%, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए। अगर उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3% है, तो जब वो बहुत अच्छे लोगों को लोन देते हैं, ये भारत में भी होता है, पूरे विश्व में होता है, जब वो बहुत अच्छे लोगों को लोन देते हैं तो 3% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो 4% पे लोन डिसबर्स कर देते हैं। बहुत बड़ा उद्योगपति, विश्वसनीय उद्योगपति, जमा जमाया उद्योगपति जब उनसे पैसा मांगता है तो 3% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 4% पे दे देते हैं। लेकिन अगर एक सब प्राइम बोरोवर आता है, जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, जिसके पास मॉर्गेज नहीं है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, उसको वो 3% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 6% पे लोन देते हैं। तो जहाँ पे अच्छे बोरोवर को पैसा देने पे 1% की मार्जिन है, खराब बोरोवर को पैसा देने में 3% की मार्जिन है। तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर ये हुआ कि उन्होंने सब प्राइम बोरोवर्स को लोन देना शुरू कर दिया 3% मार्जिन कमाने के चक्कर में, और बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? और लोग पैसा वापस भी करते रहे, शुरू शुरू में पैसा वापस भी करते रहे। इसलिए वापस करते रहे, ये कमज़ोर लोगों ने देख रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए सब प्राइम बोरोवर्स बाज़ार में आए, मार्केट में आए, और उन्होंने बैंकों से लोन लेने शुरू किए, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने शुरू किए, लेके उसको मार्केट में बेचना शुरू किया। और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया, बैंक को भी पैसा वापस किया, बैंक को भी हाई इंटरेस्ट रेट मिला, बैंक भी खुश थे, और ये जो सब प्राइम बोरोवर्स थे ये भी खुश थे। अचानक क्या हुआ? मार्केट के अंदर अचानक से डिमांड कम हो गई, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ की डिमांड घटती बढ़ती रह सकती है, मार्केट एनवायरनमेंट चेंज होता है, मार्केट की नीड चेंज होती रहती हैं,
पूरा परिवेश चेंज होता है तो मार्केट की डिमांड क्या घटी। अब जब मार्केट में डिमांड घटी तो ये जो सब प्राइम बोरोवर्स थे ये मार्केट के अंदर मजबूर हुए और ये अपने हाई प्राइसेस में अपने प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाए। जब वो नहीं बेच पाए तो उनको लॉस होने शुरू किए, और क्योंकि वो सब प्राइम बोरोवर्स थे उनकी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि बैंक का पास पैसा वापस लौटा सकें, तो उन्होंने बैंक से कहा कि भाई हम नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, इन मकानों को जो मॉर्टगेज मकान है इनको अपने अधीन ले लीजिए। बैंक ने अधीन ले लिया। अब जो चीज़ मार्केट में वैसे ही डिमांड कम थी, जब वो बैंकों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ गई और उन्होंने मार्केट में बेचने का प्रयास करके अपने ऋण की वसूली करने की कोशिश की, तो मार्केट प्राइसेस क्रैश कर गए। मार्केट प्राइसेस यहाँ तक क्रैश कर गए कि वो 50% क्रैश कर गए। 50% क्रैश कर गए तो जो मॉर्टगेज एसेट्स थे वो क्रैश कर गए और बैंकों की आर्थिक व्यवस्था क्रैश कर गई, और क्योंकि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था क्रैश कर गई, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था क्रैक कर गई। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं और इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, तो इसमें आपको पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, उनकी जीडीपी क्या है, उनका आईआईपी क्या है, उनके यहाँ किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, आपके जो परिवेश में आंतरिक प्रवेश में किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, लोगों की मनोभावनाएं कैसे चेंज हो रही हैं, लोगों की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे आज से 50 साल पहले घर में जो बाइंग डिसीजन हुआ करते थे वो पुरुष लिया करते थे, पिता लिया करता था। आज से 20 साल पहले तक वो सारे निर्णय पत्नियां लिया करती थी, जो माँ हुआ करती थी वो लिया करती थी, और आज की तारीख में घर के सारे निर्णय बच्चे लेते हैं। ये परिवेश चेंज हो रहा है। तो जब बच्चे निर्णय ले रहे हैं तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि जहाँ पे आज से 50 साल पहले आप पिता को लक्षित करते थे, 20 साल पहले आप माँ को लक्षित करते थे, आज आपको बच्चे की मनोभावना साइकोलॉजी का अध्ययन करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे चेंज करनी होगी, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है, डिसीजन मेकिंग जो पर्सन है वो चेंज हो गया है, उनके खान पान चेंज हो गए हैं, उनके कपड़े पहनने के ढंग चेंज हो गए हैं, उनकी जो धर्म के प्रति और ज्ञान के प्रति और विद्या के प्रति और ज्ञान को अर्जित करने के विकल्पों और तरीकों के प्रति भावनाएं चेंज हो गई हैं। तो जब ऐसा हो गया है तो आपको भी समझना होगा कि इस परिवेश में परिवर्तन का किन कंपनियों को फ़ायदा होगा, किन कंपनियों को नुकसान होगा, और उसके हिसाब से अगर निवेश करेंगे तो आज आपका पैसा बदल जाएगा। जैसे इन्फोसिस एक नई कंपनी है, बहुत बड़ी और आईटी कंपनी, इन्हें इतना पैसा कमाया और सारी आईटी कंपनी आज मल्टी बिलियनर कंपनीज बन गई, क्योंकि उन्होंने समझा कि आज जो है नॉलेज एरा है। अब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा, अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे और नॉलेज पे डिपेंडेंट हो गए हैं, नॉलेज पे डिपेंडेंट हो गए हैं, और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी वो कमाएगा, बाकी दूसरे लोग नहीं कमा पाएंगे। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से छोड़कर लोग जो है ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो, जहाँ नई नई चीज़ें हों, नए नए कंसेप्ट हों, आप ऐप बनने शुरू हो गए, ओला उबर जैसे ऐप बनने शुरू हो गए, जोमेटो जैसे ऐप, स्विगी जैसे ऐप बनने शुरू हो गए, लोग घर से डायरेक्ट परचेजिंग करने लगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो इन ऐप्स के माध्यम से कंज्यूमर के घर तक पहुंचने लगा। तो दुकान जो थी जो ब्रिक एंड मोटार की दुकानें थी उनका जो सेल्स थी वो अलग प्रकार से प्रभावित हुई। तो अगर आप इसका पूर्वानुमान लगा सकते, अगर आप ये समझ सकते कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के अंदर आ गई है आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान में आएगी, और जब हिंदुस्तान में आएगी तो परिवेश किस प्रकार से चेंज होगा, अगर उसके अनुसार आप अपना निर्णय लेने लगे निवेश का तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा कहना केवल आपका है कि दिन का 1 घंटा निकालिए जिसमें आप पढ़ें, सुने, डिस्कस करें, अपना संकोच छोड़ें कि आपको नहीं आता, आपको इसमें आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, केवल डेडिकेशन की आवश्यकता है, केवल लगन की आवश्यकता है। नाउ विल स्पीक इन इंग्लिश। So the basic second principle of investing I am trying to present to you today is don't believe on any financial advice. Don't be dependent on others' advice, because money cannot be made on borrowed knowledge. You cannot borrow knowledge. You have to yourself study, evaluate, monitor, and then you should take your own decision. And this is your basic responsibility to think about as to where you are putting your money,
And when you are putting your money into particular investment decision, whether it is a bond or it's share or it's gold or silver, real estate, anything, don't do it blindly, because your financial awareness, your financial literacy will ultimately result in making more money for you, and that will help you in later life. So even if you know about the different financial products and the difference of interest rate is 2% or 1.5%, your income will increase without making any effort. Only financial literacy and financial awareness will make you richer, and that will require only some self study, some analysis of the environmental factors that are taking place around you. You will be able to understand that phenomena if you see as to how the buyer behavior is changing, how the concepts are changing, how the technology is changing, as to how what is happening in America, what is happening in Europe, what is happening in Japan, and that is bound to happen in India. And that trend will come in 4 or 5 years, because see, investing is about future prospects. Suppose today interest rate is 8%, and you feel that after 6 months it will go down to 5%, 8% to 5%. What should you do? Because if you invest today, you will get 8%. After 6 months, you will get 5%. So it is your ultimate benefit that you invest today in those interest bearing financial instruments, so that you get additional 3%. If you are aware that they are financial instruments with same safety net, if you are getting interest income of say 8.5%, and if you are not aware, if you are not financially literate, you are putting that money in 6% yield financial instruments, you are losing money. So awareness, study, observation, environmental changes that are taking place, and as to what the decision making activities are changing. Like say, just remember, people like me who are old enough, that 50 years before, what was happening, the decision was mostly taken by the head of the family, the male element. 20 years back, it was being taken by the women of the family, the lady of the family. And today, the decisions are being taken by the child of the family, the youngest member of the family. So, the total transition is taking place from the eldest to the youngest. So, the behavior change, decision making activity has changed. So, if you are making a marketing activity, and you are concentrating your strategy on the basis of as to the husband is taking a decision or wife is taking a decision and the child is not taking a decision, then you are wrong. Because the family, when it goes to a restaurant, the final decision as to what they will eat is dependent upon as to what the child wants to eat, not the parents. So if child wants to eat Maggie or whatever, so the decision, and you will have to serve that with the child needs, because the family needs that. The need of the child is the need of the family. So Zomato, Swiggy, Ola, Uber, these concepts where the total marketing strategies have changed. Now the buyers are directly purchasing from the manufacturers through these apps. So apps have totally changed the total environment. Brick and mortar uh, stores and these things are not working, because their sales are going down, because people are purchasing directly. Food is, they are calling food directly by these apps, and the middlemen, rather the these app creators are making a lot of money. Other thing is that even if some say investment alternatives are today not making profit, but if the future prospects are good, that today they are making loss, but after 4 5 years they will be making huge profits, the private equity fund, the angel financiers, and venture capitalists and HNIs, high net worth individuals, are putting money in that particular company, because they know even if the profit today is not there, after 4 5 years, when people will realize the actual benefits of this particular concept, they will come to this particular concept and the company will make money. So they are seeing the future prospects, and then there will be. So I would request all of you, and don't ever think that your background is not finance, and you cannot do that, it's very difficult. It's not difficult, and no, the background is required, and you only have to be determined and be cautious, and you should have the willingness to study, read, and discuss and ask questions. Asking question is the biggest strength.
Because when I was when I was young, I could also not understand as to what my teacher was telling. I could not understand the environment because at that time I did not know anything. And that stage always happens with youth because their fundamentals are not very strong. And the other party who is delivering assumes that they know everything. So it happens with everybody. Start, make a beginning, talk, read, discuss, ask, and argue, and then make a foundation strong that whenever we are making a financial decision, ultimately that financial decision proves right, and you not only generate income but you create wealth. And wealth can be created because you see, if a child today of 25 years understand this concept, and instead of return of 6% annual, if he gets a return of say 8%, only a difference of 2%, the principle of compounding will make his wealth 6 times more. Compounding. Compounding, I'll be discussing some other point of time, and you can see in Google as to what compounding is. But a difference of 2%, and if starts investing rightly at the age of 25, when he retires at 60, he will have so much of wealth that you can't imagine. So, right investment decision, right techniques of wealth creation can make you so rich that you yourself will be surprised. So, ultimately, what mistakes we do, and I also did, everybody does, that in the early stage of life, you do not understand the importance of investing right. So, learn that, discuss that, observe, see as to what is happening in the environment, what changes are taking place, and then take a right decision so that my ultimate objective is fulfilled and you also gain, and ultimately you also don't have to repent as to you did not take your right decisions in the young age. And when you retire, when you come to that stage of 60 or 65, you do not repent that you did not know and you did not try to know. So kindly know, attend classes, ask questions, and achieve your dream. Thank you.